कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट करी। उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को थैंक किया यूएस और ईरान के बीच नेगोशिएशन को मीडिएट करने के लिए। 2 हफ्तों की सीज़फायर अनाउंस हुई और इंडियन चैनल्स पागल हो गए। And ladies and gentlemen, starting with the comedy show of the day, Pakistan's claim that it brokered the peace between the United States of America and Iran. भारत बाप है, भारत बाप है। जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका और ईरान इस सीज फायर के लिए तैयार हुआ, जो लोग भारत के अंदर रहकर भी अभी पाकिस्तान की खूब गुणगान कर रहे हैं, वो लोग झूठ फैला रहे हैं। वो सिर्फ यहाँ से वहाँ लिफाफा पहुँचाने वाला भूमिका में था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब सीज फायर डिडंट होल्ड, नेगोशिएशन कोई कंप्लीट नहीं हुई है, अनऑफिशियली दे आर स्टिल एट वॉर। पर एक चीज कई लोग मिस कर गए। पाकिस्तान ने सऊदी में सेना भेजी है। पाकिस्तानी फाइटर जेट सऊदी पहुंचे हैं और सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी सऊदी में लैंड कर चुका है। जब सऊदी अरेबिया पर ईरान के अटैक्स चल रहे थे तो पाकिस्तान ने 13,000 सोल्जर्स और 10 से 18 एयरक्राफ्ट सऊदी अरेबिया भेजे। ये फोर्स सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न सेक्टर किंग अब्दुल अजीज एयर बेस पर डिप्लॉय करी गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी इधर तैनात किए गए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया कि ये डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेगी। दिस इज पार्ट ऑफ द जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो इन दोनों देशों ने साइन किया था पिछले साल। ये एग्रीमेंट कहता है दैट एन अटैक ऑन वन कंट्री इज कंसिडर्ड एन अटैक ऑन बोथ। पर यह एग्रीमेंट बस मिलिट्री सपोर्ट के बारे में नहीं है। कुछ हफ्ते पहले यूएई ने मांग करी पाकिस्तान से कि तुम $3.5 बिलियन का लोन वापस करो जो हमने तुम्हें दिया था। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान से अचानक अपना कर्ज लौटाने के लिए कहा। पाकिस्तान के पास इतने पैसे ही नहीं, तो सऊदी अरेबिया ने उनको ये पैसे दिए ताकि वो यूएई का लोन लौटा पाए। पर इन सारे एग्रीमेंट्स के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सऊदी अरेबिया के पास नहीं है पर पाकिस्तान के पास है। न्यूक्लियर बॉम्ब, जिस वजह से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को डिफेंड करने के लिए राजी है। ये रिलेशनशिप बना है करीब 80 सालों के दौरान और इस रिलेशनशिप ने वापस रीइंफोर्स कर दिया कि पाकिस्तान मिलिट्री कितनी ऑब्सेस्ड है अपने से। जैसे कहा जाता है, दूसरे मुल्कों के पास फौज है, हमारे फौज के पास मुल्क है। दिस इज वाई पाकिस्तान एजुकेशन से ज्यादा डिफेंस पर ज्यादा स्पेंड करता है। पर ये वीडियो पाकिस्तानी मिलिट्री के बारे में नहीं है, बल्कि ये वीडियो है एक बहुत अमीर गल्फ किंगडम और पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में। 1940 हिंदुस्तान पर अंग्रेज अभी भी राज करते हैं। एक मुस्लिम पॉलिटिशियन मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर में एक नए देश की मांग करता है। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. वो बोलता है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम्स को अपना देश चाहिए। इसको बुलाया जाता है लाहौर रेजोल्यूशन एंड इट ऑफिशियली गिव्स बर्थ टू द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। पर कई लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने ये डिमांड करी, पाकिस्तान में एक बहुत स्पेशल गेस्ट आए। वो थे साउद बिन अब्दुल अजीज, सऊदी अरेबिया के किंग इब्न साउद के बेटे। वो अपने 5 भाइयों के साथ आए थे। पर सऊदी अरेबिया ऐसा करेगा क्यों? किंग इब्न साउद ने सऊदी अरेबिया के किंगडम को यूनाइट किया 1932 में। उससे पहले सऊदी अरेबिया कोई एक देश नहीं था, बल्कि कई ट्राइब्स के बीच में बटा हुआ था। इस किंगडम को यूनाइट करने के बाद इब्न साउद को ये प्रूव करना था उनका परिवार यानी कि साउद परिवार इस्लाम के सबसे 2 इम्पोर्टेंट शहर मक्का और मदीना को प्रोटेक्ट कर सकता है। पर याद रहे कि उनके कई राइवल्स भी थे। इराक और जॉर्डन में हाशिमाइट परिवार भी क्लेम करता था कि उनकी भी उतनी ही रिलीजियस अथॉरिटी है, जबकि इजिप्ट के लीडर्स ये क्लेम करते थे कि अरब दुनिया की आइडेंटिटी उनकी वजह से आई है। तो इब्न साउद को मुस्लिम दोस्तों की जरूरत थी जो ये कह सके कि उनका परिवार ही इस्लाम का रक्षक होगा। और इस चीज के लिए पाकिस्तान जैसा एक मुस्लिम देश बहुत बेनिफिशियल होगा उनके लिए। पहली बात थी कि ये देश भी मुस्लिम है और दूसरी कि ये एक अरब देश नहीं है। इसलिए इजिप्ट की तरह पाकिस्तान ये नहीं बोल सकता कि राजा इब्न साउद दुनिया के अरब्स को लीड नहीं कर सकते। इसलिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को इतना सपोर्ट दिया ताकि इन रिटर्न में इस्लाम का ताज सऊदी अरेबिया को मिल जाए। इसीलिए 1940 में उनके बेटे साउद बिन अब्दुल अजीज लाहौर आए। 3 साल बाद जब बंगाल में एक भयानक फैमिन आया जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए,
इब्न सऊद ने पर्सनली रिलीफ फंड में डोनेशन दी। अब इस समय सऊदी अरेबिया बहुत अमीर देश नहीं था, इतनी तेल की डिस्कवरी उधर हुई नहीं थी, तो ये जो डोनेशन थी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग लीडर्स को भेजा न्यूयॉर्क में ताकि वो यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेट्स को कन्विंस कर सके कि पाकिस्तान देश बनना चाहिए। पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग इस चीज के खिलाफ लड़ रहे थे। मुस्लिम लीग को इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में बुलाया नहीं जा रहा था और इधर उनकी सऊदी अरेबिया ने मदद करी। सऊदी किंग के दूसरे बेटे फैजल जो सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने मदद करी ताकि मुस्लिम लीग के लीडर्स यूएन के डेलीगेट से मिल पाए। तो पाकिस्तान क्रिएट तो हुआ अगस्त 1947 में, पर पिछले 7 साल से सऊदीज उनकी मदद कर रहे थे। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद सऊदी अरेबिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिसने उसको रिकॉग्नाइज किया और पाकिस्तान को भी सऊदीज की ज़रूरत थी। पाकिस्तान एक नया मुस्लिम देश था जो डेस्परेटली चाहता था कि मुस्लिम दुनिया उनको एक्सेप्ट करे, पर अरब दुनिया को इससे कुछ लेना देना नहीं था। अरब देश पाकिस्तान से इतने एक्साइटेड नहीं थे क्योंकि पाकिस्तान अरब नहीं था, ईरान को भी फर्क नहीं पड़ता था और ना टर्की जैसे देशों को। तो पाकिस्तान एक मुस्लिम देश था बिना किसी मुस्लिम दोस्तों के, एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया की भी कई प्रॉब्लम्स थी। इजिप्ट में अरब नेशनलिज्म चिंगारी की तरह फैल रही थी। आइडिया ये था कि सारे अरब्स एक्चुअली एक देश का हिस्सा होने चाहिए, जिसका मतलब है कि जो सऊद परिवार जैसे लोग थे जिन्होंने अपना कब्जा जमा रखा था एक देश पर, वो ज्यादा टाइम तक कुर्सी पर बैठी नहीं रही। इसलिए उनको ऐसे देश चाहिए थे जो मुस्लिम हैं पर ऐसी अरब नेशनलिज्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे। इसीलिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में रिलेशनशिप फॉर्मलाइज हुआ 1951 की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के जरिए, और ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हुआ 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जंग चली कश्मीर को लेके। पाकिस्तान इस वॉर के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट था, उनके पास अमेरिकन वेपन्स थे, उनका एलाय अमेरिका था और उनका मानना था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकन उनकी मदद ज़रूर करेंगे। पर यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान की मदद करी नहीं। इनफैक्ट उन्होंने हथियारों की सेल बैन कर दी दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान के लिए, जिसका मतलब था कि पाकिस्तान अमेरिकन वेपन्स और सप्लाईज खरीद ही नहीं सकता था। तो पाकिस्तान को पता चला कि उनको इस जंग में वो हथियार यूज़ करने जिनको वो रिप्लेस या फिर रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे बिना अमेरिकन के। इस वॉर की हार के बाद पाकिस्तान को रियलाइज़ हुआ कि उनको दूसरे दोस्त ढूंढने होंगे जैसे सऊदी अरेबिया, और ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो गया जब अगले साल सऊदी अरेबिया के नए किंग फैजल पाकिस्तान आए। कुछ साल पहले सऊदीज ने पाकिस्तान को एक लेटर लिखा था, हमें बहुत खुशी होगी जब पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ है और अगर जूस सऊदी पर अटैक करते हैं तो पाकिस्तान मक्का और मदीना की रक्षा करेगा। किंग फैजल का एक सपना था कि वो इस्लामिक देशों का ग्रुप बनाए जिनमें नॉन अरब देश भी शामिल हैं, जैसे पाकिस्तान, ईरान और टर्की, जिससे वो अरब नेशनलिज्म को काउंटर कर सकते हैं। पर ये चीज करने के लिए उनको एक ऐसे मुस्लिम देश की जरूरत थी जिसके पास अच्छी खासी मिलिट्री हो, क्योंकि 1960s में ऑयल की वजह से सऊदी अरेबिया के पास पैसा तो था पर उनकी मिलिट्री कमजोर थी, जबकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था पर वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम आर्मी थी दुनिया में, जिसमें ट्रेन्ड ऑफिसर्स और बैटल टेस्टेड सोल्जर्स हैं। इसीलिए किंग फैजल ने एक डिफेंस कोऑपरेशन प्रोटोकॉल साइन किया पाकिस्तान के साथ इस रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज करने के लिए। इस प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान मिलिट्री ट्रेनर्स, एडवाइजर्स और पायलट्स भेजेगा सऊदी अरेबिया में उनकी मिलिट्री को मदद करने के लिए। अब सऊदीज ने एडवांस फाइटर जेट्स जैसे ब्रिटिश लाइटनिंग एयरक्राफ्ट खरीद तो लिया था पर उनके पास इतने क्वालिफाइड पायलट्स ही नहीं थे। तो डील बहुत सिंपल थी, पाकिस्तानी पायलट्स और इंस्ट्रक्टर्स सऊदी अरेबिया जाएंगे और सऊदी पायलट्स को ट्रेन करेंगे और बदले में पाकिस्तान को पैसा मिल जाएगा। पर ये रिलेशनशिप टेस्ट हुआ जब पाकिस्तान को सबसे बड़ा सदमा लगा। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान एक आज़ाद देश बना, बांग्लादेश। कई सालों से ईस्ट पाकिस्तान के सिटीजन्स कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी पूरी कंट्री पर वेस्ट पाकिस्तानीज ने कब्जा कर रखा है। ईस्ट पाकिस्तान देश के एक्सपोर्ट्स के लिए जिम्मेदार था पर इसकी कमाई उधर खर्च नहीं होती थी। वो मेनली बंगाली बोलते थे पर उन पर उर्दू और हिंदी ठूस दी गई थी। ये गुस्सा सीमा पार कर गया, जिसकी वजह से 1971 में इंडियन सोल्जर्स की मदद के साथ बांग्लादेश आजाद हुआ। इस वॉर के बाद 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। पाकिस्तान के लिए दिस वाज नॉट जस्ट अ डिफीट इन अ वॉर, इट वाज अ नेशनल कैटास्ट्रोफी। तो पाकिस्तान का देश बट गया
और इसके साथ उनकी नेवी और एयरफोर्स भी बढ़ गई। इसके साथ आर्मी की रेपुटेशन पर एक बहुत बड़ा कलंक लग गया। और जो डीपर डैमेज था वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल था। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को रियलाइज हुआ कि उनकी एग्जिस्टेंस के लिए इंडिया के सामने उनको एक ऐसा हथियार चाहिए होगा जिसकी वजह से इंडिया को 2 बार सोचना होगा अटैक करने से पहले, और ये हथियार था एक एटॉमिक बॉम्ब। इनफैक्ट कुछ साल पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने अनाउंस किया था कि हम घास खा लेंगे और भूखे रह जाएंगे, पर हम अपना एटम बॉम्ब बनाकर ही रहेंगे। इसीलिए जनवरी 1972 में इंडिया के सामने सरेंडर करने के कुछ हफ्ते बाद ही देश के टॉप साइंटिस्ट की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई और ये डिसाइड हुआ कि अब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तैयारी करे। पर एक प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए पाकिस्तान को पैसे चाहिए, पर उनके पास पैसे है ही नहीं। वेस्टर्न देश जैसे अमेरिका जिनके पास पैसा है वो पाकिस्तान को पैसा देंगे ही नहीं, उल्टा वो चाहते थे कि पाकिस्तान ऐसा बॉम्ब बना ही ना पाए। तो पाकिस्तान को कहीं और से पैसा लाना होगा और जुल्फिकार अली भुट्टो सऊदी अरेबिया के पास गए। सऊदी अरेबिया के लिए इस टाइम पर पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि रिसेंटली उनका एक जैकपॉट लगा, क्योंकि 1973 में इजराइल और कई अरब देश जैसे इजिप्ट और सीरिया के बीच एक वॉर चली। अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देशों ने इजराइल को सपोर्ट किया, जबकि अरब देशों ने ऑयल को यूज किया एज ए पॉलिटिकल वेपन। उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी ताकि प्राइसेस बढ़ जाए, क्योंकि तेल की कमी थी मार्केट में, प्राइसेस बढ़ गए और सऊदी अरेबिया ने खूब पैसे कमाए। जब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के पास गया पैसों की मांग के साथ, तो सऊदी ने उनसे एक प्रॉमिस मांगा कि पाकिस्तान का बॉम्ब सऊदी अरेबिया के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल तो न्यूक्लियर पावर बन रहा था और सऊदी चाहते थे कि अपने आप को इजराइल से बचाने के लिए उनको भी एक बॉम्ब की जरूरत होगी। और जुलाई 1977 में एक ऐसी चीज हुई जिसने दोनों के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। मेन वजह थी इस्लाम। जुल्फिकार अली भुट्टो जिन्होंने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च किया, उनको एक मिलिट्री कू में हटा दिया गया। पाकिस्तान को एक नया डिक्टेटर मिला, जनरल मोहम्मद जिया उल हक, जिसने भुट्टो को जेल में डाला और 2 साल बाद उनको फांसी की सजा सुनाई। Justice must be done, and nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B, or General Zia ul Haq himself. पर अब जिया उल हक के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। जिया उल हक ने इलीगली पावर ली थी मिलिट्री कू के जरिए और उसके साथ ही साथ एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मार भी डाला। तो उनको ज़रूरत थी कि वो पाकिस्तानी लोगों को कन्विंस करें कि उनका रूल लेजिटिमेट है, और उनको इस चीज़ का जवाब मिला इस्लाम में। उन्होंने फैसला लिया कि पाकिस्तान को हम एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। उन्होंने लीगल सिस्टम में कई इस्लामिक पनिशमेंट्स इंट्रोड्यूस कर दी, जैसे अगर किसी ने चोरी करी तो उनके हाथ पैर काट दिए जाए। स्कूल्स में रिलीजियस एजुकेशन मैंडेटरी हो गई और इमामों को बहुत पैसा दिया गया। फाइनली उन्होंने आर्मी में भी सीनियर पोस्टिंग्स कई कट्टर मुस्लिम्स को दी। उनकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी कि अगर मैंने इस्लाम को यूज़ किया तो लोग सवाल नहीं उठाएंगे, और सऊदी अरेबिया भी बहुत खुश हो गया इसको सुन के, क्योंकि यही सिस्टम तो उनके देश में भी है। पर फिर 25 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया। और इसके साथ ही साथ सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की ज़रूरत और महसूस हुई। जब सोवियत ट्रूप्स अफगानिस्तान की बॉर्डर को पार करते हैं तो मानो इस्लामाबाद और रियाद में अलार्म बेल्स बजने लग गई। पाकिस्तान को डर था कि अगर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान तक पहुंच गया तो क्या पता वो अगले दिन हमारी ओर आ जाए। सऊदी अरेबिया के लिए डर थोड़ा अलग था कि क्या पता सोवियट्स उनके ऑयल फील्ड्स के पास आ जाएं, जिससे उनकी इकोनॉमी और पूरी सरकार को खतरा है। इसलिए सऊदी अरेबिया लड़ना तो चाहता था पर डायरेक्टली नहीं, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली लड़ेंगे सोवियत यूनियन के साथ जो एक सुपर पावर है, उनको पता है उनकी हार ही होगी। और इधर आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान का फिट परफेक्ट था इस मोमेंट में 2 कारणों की वजह से। पहला कि ज्योग्राफी ने पाकिस्तान का साथ दिया। जिसको भी अफगानिस्तान में वेपन्स, फाइटर्स या फिर पैसा भेजना है वो पाकिस्तान के थ्रू ही जा सकता है। दूसरा, पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI के पहले से ही कॉन्टैक्ट से अफगान ट्राइबल ग्रुप्स के साथ, और इसी के साथ ये डील फाइनल हो गई। US और सऊदी अरेबिया अफगानी ग्रुप्स को पैसा देंगी और लॉजिस्टिकल सपोर्ट पाकिस्तान देगा। तो 1980 और 1992 के बीच US और सऊदी अरेबिया ने करीब $5 बिलियन अफगान फाइटर्स, जिनको मुजाहिदीन बुलाया गया, उनको दिए।
पर ना सऊदी अरेबिया और ना अमेरिका चाहता था कि डायरेक्टली वो पैसा दे। इसलिए सारा पैसा पाकिस्तान के ISI के थ्रू गया। ISI ने ट्रेनिंग कैंप्स भी सेटअप करे बॉर्डर में और ये डिसाइड किया कि किन फाइटर्स को कितने वेपन्स मिलेंगे और कितनी ट्रेनिंग। हजारों मुजाहिदीन इन पाकिस्तानी कैंप से गुजरे और सऊदी अरेबिया को अपने हाथ गंदे ही नहीं करने पड़े क्योंकि पाकिस्तान ने सारा काम किया। और पाकिस्तान को क्या मिला? इन रिटर्न सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान में कई मदरसा बनाए जहाँ इस्लाम का बहुत स्ट्रिक्ट वर्जन पढ़ाया गया और इससे और यंग लड़के तैयार हुए जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए राजी हैं। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड मदरसास के नंबर्स करीब 10 साल में 900 से 8000 हो गए। इनफैक्ट जब दिसंबर 1980 में सऊदी अरेबिया के प्रिंस फहद पाकिस्तान आए, वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा पाकिस्तान की कोई भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। 1989 में जब हार के बाद सोवियट्स अफगानिस्तान छोड़कर गए तो ये पार्टनरशिप सक्सेसफुल हो गई। पर सऊदीज का इंटरेस्ट बस एक चीज़ में था, एक ऐसी चीज़ जो पाकिस्तानीज बहुत सीक्रेटली बना रहे थे। सऊदीज जानना चाहते थे कि पाकिस्तान का बॉम्ब कहाँ है और इस बॉम्ब की ज़रूरत पाकिस्तान को फील हुई मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से। 13 और 15 मई 1998 को इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. और एक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जिसके तहत न्यूक्लियर अटैक इंडिया सबसे पहले इनिशिएट नहीं करेगा और अगर किसी और ने अटैक किया तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे अपने बॉम्ब्स के साथ। पूरी दुनिया शॉक हो गई और पाकिस्तान डर में चले गया। इंडिया ने अनाउंस किया दैट वी आर अ न्यूक्लियर पावर। अगर पाकिस्तान ने अपना बॉम्ब नहीं बनाया तो इंडिया को एक परमानेंट न्यूक्लियर एडवांटेज मिल जाएगी, पर अगर उन्होंने बनाया तो उनको इंटरनेशनल सैंक्शंस फेस करने होंगे जिससे उनकी इकोनॉमी तबाह हो सकती है। इसीलिए 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट करे और इधर भी सऊदी अरेबिया ने उनका साथ दिया। The king very patiently listened to me. He said, "Know why you have done it. That we understand, and that's why we will support you more than what you expect of us." उन्होंने पाकिस्तान को वादा दिया कि हम तेल के 50,000 बैरल्स हर दिन आपको फ्री में देंगे ताकि इकोनॉमिक सैंक्शंस का असर कम हो जाए। पर सऊदी अरेबिया ने ऐसा किया क्यों नहीं? क्योंकि सऊदी अरेबिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान कोलैप्स हो। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है। और दूसरा, जैसे हमने पहले बात करी, सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्ट है। ये बस एक पाकिस्तानी बॉम्ब नहीं था, बल्कि सऊदीज़ के लिए ये दुनिया का पहला मुस्लिम बॉम्ब था। इनफैक्ट पाकिस्तानी टेस्ट के कुछ टाइम बाद ही सऊदी डिफेंस मिनिस्टर पर्सनली पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को देखने आए। AQ खान, जिनको पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब का फादर बुलाया जाता है, उन्होंने पर्सनली डिफेंस मिनिस्टर को ये टूर दिया। इनफैक्ट ऐसी चीज़ों की वजह से सऊदीज़ ने कई पॉलिटिशियंस को भी बचाया जिन्होंने उनका साथ दिया। फॉर एग्जाम्पल, कुछ महीने बाद ही नवाज शरीफ, जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट डिक्लेयर करे थे, उनको मिलिट्री कू में हटा दिया गया जब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के डिक्टेटर बने। नवाज शरीफ को जेल भेज दिया गया और कई लोगों को लगा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह ही उनको फांसी की सज़ा मिलेगी। और इधर हो जाती है एंट्री सऊदी अरेबिया की। दिसंबर 2000 में महीनों की नेगोशिएशंस के बाद, जिसमें सऊदी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, नवाज शरीफ को जेल से बाहर निकाला गया और उनके परिवार के 18 सदस्यों के साथ सऊदी अरेबिया में जेड्डा भेज दिया गया। अब जो भी आपने रिलेशनशिप की हिस्ट्री सुनी वो बहुत पॉजिटिव है, पर ऐसा नहीं था कि ये रिलेशनशिप इज यूनिडायरेक्शनल। ये रिलेशनशिप टेस्ट भी हुआ कई चीज़ों की वजह से, स्पेशली कश्मीर। 1990s के दौरान OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कई इंडियन सरकारों को तंग करती रही कश्मीर के मुद्दे पर। OIC 57 मेनली मुस्लिम देशों का एक ग्रुप है, तो कई सालों से पाकिस्तान ने OIC को यूज़ किया है ताकि वो इंडिया पर प्रेशर डाले कश्मीर की वजह से। इनफैक्ट मोरक्को में जब पहला OIC समिट हुआ 1969 में, इंडिया को बहुत एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। इंडिया को समिट के लिए इन्वाइट किया गया, फिर जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने हल्ला मचाया, बाद में इंडियन कंटिंजेंट को उधर से निकलने के लिए बोला गया। पर 21वीं सदी में अब चीज़ें बदल गई।
अरब देशों के साथ इंडिया के रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगे जब कई इंडियन इमिग्रेंट्स गल्फ में काम करने लगे। Our economic engagement is robust. मार्च 2019 में फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज को तो OIC समिट में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर भी बुलाया गया। पाकिस्तान ने धमकी जरूर दी कि वो इस इवेंट को बॉयकॉट कर देंगे, पर इवेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सुषमा स्वराज ने अपनी स्पीच डिलीवर करी। जब इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवोक भी किया तब OIC ने इसके खिलाफ एक स्टेटमेंट जरूर दी, पर उसके आगे कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने रिपीटेडली पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है जब भी उन्होंने OIC की मीटिंग बुलाई है कश्मीर के मुद्दे पर, क्योंकि अब इंडिया और सऊदी अरेबिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो ऑयल ट्रेड की वजह से हो या फिर इंडियन इमिग्रेंट की वजह से हो जो आज सऊदी अरेबिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ऐसे रिलेशनशिप की वजह से ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी कश्मीर के मुद्दे छेड़ने के लिए सऊदी अरेबिया के पास नहीं बल्कि मलेशिया के पास जाना पड़ा। अब ये रिलेशनशिप फ्लक्चुएट तो हो रहा है, पर 2023 के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप में कई डेवलपमेंट्स आई हैं। 2023 में सऊदी अरेबिया ने $10 बिलियन इन्वेस्ट करे ग्वादर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए। ये सारी इन्वेस्टमेंट्स विजन 2030 का पार्ट है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी बस तेल पर डिपेंडेंट ना रहे और पाकिस्तान एक अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि उनके पास कई नेचुरल रिसोर्सेज हैं और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनको सऊदी अरेबिया यूज कर सकता है अपने इस डिवर्सिफिकेशन प्लान के लिए। ऐसे फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स के अलावा सितंबर 2025 में दोनों देशों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। ये पैक्ट कहता है कि कोई भी अग्रेशन एक देश के खिलाफ माना जाएगा कि वो अग्रेशन दोनों के खिलाफ है। ये एग्रीमेंट ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद ही था और इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये डिफेंस पैक्ट रीसेंट US, इजराइल और ईरान वॉर में भी देखने को मिला है। जब ईरान ने US के मिलिट्री बेसिस को अटैक किया जो सऊदी में है, पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स भेजे सऊदी अरेबिया में। तो पाकिस्तान सेम टाइम पर दो रोल्स खेल रहा है। वो US और ईरान के बीच में मीडिएशन भी कर रहे हैं और ईरान को दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और उसी मोमेंट में वो सऊदी अरेबिया की भी मदद कर रहे हैं ईरान से लड़ने के लिए। अनसरप्राइजिंगली नाउ ईरानियंस भी पाकिस्तान से तंग आ गए, पर पाकिस्तान की मिलिट्री को इतना फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज सऊदीज उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान की मदद करी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ, टर्की ने मदद करी ड्रोन्स के साथ, और अब इस सऊदी अरेबिया के डील से पाकिस्तान को इतना पैसा मिल सकता है जैसे वो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स और दूसरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स खरीद सकते हैं, जिसका बजट पाकिस्तानी मिलिट्री के पास पहले नहीं था। इसके अलावा सऊदी अरेबिया भी अपने डिफेंस सिस्टम डायरेक्टली पाकिस्तान को ट्रांसफर कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल F-16 जैसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट। अब चाहे एक जेट पाकिस्तान के खुद के पैसे से खरीदा गया हो या फिर सऊदी अरेबिया के, point is that they can be used against India. This is why India is also investing in its military, पर हम डिप्लोमेसी को भी यूज कर रहे हैं। और it is also important to understand कि geopolitics is complicated. सऊदी अरेबिया के लिए भी डिफिकल्ट चॉइस है टू चूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और सऊदी अरेबिया हर साल $45 बिलियन का ट्रेड करते हैं, which is 9 times bigger than the Saudi Pakistan trade. करीब 25 लाख इंडियंस सऊदी अरेबिया में रहते हैं और काम करते हैं। इंडिया सऊदी अरेबिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दुनिया में। ऑब्वियसली जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट है इज अ बिग थिंग फॉर इंडिया एज वेल, बट लाइक आई सेड कि जियोपॉलिटिक्स इज कॉम्प्लिकेटेड, पर पाकिस्तान के लिए तो ये अच्छी चीज़ ही है, जिसकी वजह से एक बैंकरप्ट न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान को अब एक बहुत अमीर सऊदी अरेबिया मिल गया है एज अ पार्टनर। ऑन पेपर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान से सिक्योरिटी की गारंटी मिल रही है और उनके विजन 2030 में इकोनॉमी की डिवर्सिफिकेशन में भी मदद मिल रही है। पाकिस्तान के लिए लॉजिक तो बहुत सिंपल है, पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं, पाकिस्तानी रुपये कमजोर है, करोड़ों रुपए के IMF लोन्स हैं। इसी चीज से बचने के लिए उनके पास एक फॉर्मल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है वन ऑफ द मोस्ट अमीर देशों के साथ। बट होपफुली पाकिस्तान ने रियलाइज करे कि एक डेवलप देश बनने के लिए उनको डिफेंस से ज़्यादा एजुकेशन में खर्चा करना होगा।